एक हत्या और न्याय की मांग और एक परिवार जो आज भी मांग कर रहा है, आखिर उस बेटी को न्याय कब मिलेगा। आज हमारे द न्यूज रेड पॉडकास्ट में एडवोकेट रवि गौतम जी आए हैं, क्योंकि वो क्यों आए हैं, जो 8 तारीख की वो घटना जिसने प्रदेश को झकझोर दिया, वो एक कहानी बयां करती है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। लेकिन समाज के साथ साथ गाजियाबाद से चलकर एडवोकेट रवि गौतम, जो एक युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और अपनी बात रखेंगे, बताएंगे उस दिन क्या हुआ था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। देखिए सागर भाई, सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से मैसेज चल रहा था कि बहन जो ललिता गौतम है उसकी हत्या कर दी गई है, उसका रेप हुआ, उसका गला घोटा गया, उस पर तेजाब गिरा गया, और परिवार कहीं ना कहीं सिस्टम के चक्कर लगा रहा था कि न्याय की उम्मीद थी कि न्याय मिले। लेकिन जो अपराधी थे वो फरार थे। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और प्रशासन 41 के नोटिस पे एक अपराधी को छोड़ देता है, दूसरा अपराधी जो है वो चला जाता है। तो जब परिवार कह रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जब परिवार ने थक हार के समाज के सामने सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखा कि मैं कल जो है कमिश्नरी चौराहे पहुंच रहा हूं और हम डीएम को ज्ञापन देंगे, तो उसी में हमने अपना सामाजिक सरोकार समझते हुए हम लोगों ने नोएडा और गाजियाबाद से हम लोग इकट्ठे हुए कि वो समाज की बेटी है, देश की बेटी है, और बेचारी वो नाबालिग है और वो बीए की छात्रा है, मेरी बहन जैसी है, तो हमें चलना चाहिए। बारिश बहुत थी, हम लोग नोएडा गाजियाबाद से चले और जब हम पहुंचे तो डीएम गेट पर सभी आंदोलनकारी, जिनमें बुजुर्ग थे, महिला थे, बच्चियां थी, युवा थे, वहां बैठे हुए थे। हमने वहां पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हुए रोड पे, अंदर चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि गौतम भाई ताला लगा दिया गया है डीएम कैंपस का। अच्छा, डीएम कार्यालय। मैंने ये किसने लगाया? अच्छा। कि पुलिस वालों ने। मैंने कहा पुलिस को तो राइट है ही नहीं कि वो डीएम कैंपस का ताला लगा दे। 24 घंटे खुलता है डीएम कैंपस, तो चाहे वहां कोई एक चपरासी भी हो, लेकिन वहां बैठा मिलेगा। छुट्टी भी हो तो भी क्या बनने के लिए एसडीएम एडीएम आएगा, अगर डीएम साहब नहीं है तो मैंने ताला खुलवाया जाए। हमने भी वहां प्रयास किया, जो वहां पे पुलिस के कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, मैंने कहा आप गेट खोलिए, हमें ज्ञापन देना है, हमें अंदर जाना है, रोड रुकी हुई है, आप भी परेशान है, हम भी परेशान है। किसी ने कोई नहीं सुनी और वहीं लोग बैठ गए जो पहले से बैठे हुए थे। फिर वहां पर नारेबाजी होने लगी, जय भीम के नारे लग रहे थे, बहन ललिता गौतम को न्याय दो उनके नारे लग रहे थे, और ये प्रक्रिया चलती रही। अच्छा रवि गौतम जी, सभी ने ये मामला देखा, पूरे प्रदेश तक ये मामला पहुंचा, लेकिन आप एक अलग निकल कर आए, क्योंकि आप दूर से चलकर भी आए। तो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। देखिए, मैं कोई दूर से चल के नहीं आया हूँ। ये जिला, ये प्रदेश, ये देश, हम अखंड भारत के लोग हैं। ये भारत हमारा है और हम इस भारत को जितना बेहतर कर सकें, चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में, हमें करना चाहिए। कहीं भी दूर दराज गांव में अगर किसी पीड़िता की आवाज़ उठती है तो रवि गौतम उसकी आवाज़ बनता है। हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं, और जिला कोई सा भी हो, लेकिन संविधान में हम लोग सब एक समान है और आवाज़ उठाते हैं। समस्या क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ राजनीति करते हैं, समाज सेवा नहीं करते। जब पीड़ित परिवार इस बात को बार बार कह रहा है कि मैं एसपी देहात के वार्ता से असंतुष्ट हूं, उन जो पिछले 1.5 महीने में 2 बार ज्ञापन हुआ, वो परिवार मिला, और बार बार एसपी देहात कह रहा है कि मुझसे बात करो, मुझे ज्ञापन दो, और परिवार ने स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जब तक कप्तान साहब या डीएम साहब नहीं आएंगे हमारा ज्ञापन देने के लिए। तो उठने का तो मतलब पैदा नहीं होता, फिर चाहे मृत्यु हो जाए। और रवि गौतम उसी कड़ी में एक व्यक्ति है जो समाज का छोटा सा सिपाही है, जो समाज के चरणों में बैठ करके न्याय की उम्मीद करता है। रवि गौतम मर जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। तो जो वगर बाबा साहब ने कहा है कि समाज में अगर अच्छे वकील हो जाएं जो संघर्ष जानते हो तो हम न्याय जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता एक वो व्यक्ति होता है जो देश में
समाज की परिस्थिति को बताता है कि क्या स्थिति हो रही है। सिस्टम में जाकर के वो लड़ता है, संवैधानिक रूप से न्याय की बात करता है। अगर मैं अधिवक्ता ना होता तो शायद जो आज मैं एसएसपी जो मेरठ है, एसपी देहात है, जो उनके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, जो उन्होंने बाबरदगी की थी, जो उन्होंने जनरल डायर का रूप लिया था, तो शायद मैं ना कर पाता। तो अधिवक्ता एक मुख्य कड़ी है, कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ललिता गौतम के परिवार से क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन है। ललिता गौतम की जो माँ है वो मेरी माँ है, और मैं उस माँ को नमन करता हूँ कि वो इतनी पीड़ा में है आज भी, कि वो आज भी संघर्ष कर रही है। न्याय सिर्फ पेपरों में नहीं होता, न्याय हृदय में होता। जिसने अपनी एक जवान बेटी को खो दिया, जो जो उनका सहारा बनती, पढ़ती लिखती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, आईएएस पीसीएस बनती, गांव का, प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन होता, आज वो चिराग बुझ चुका है। तो माँ का दर्द नहीं बांटा सकता, बाप का दर्द नहीं बांटा सकता। तो वो दर्द को मैं फील करता हूँ। मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे वो आवाज़ आज भी मेरे सीने में आती है कि जब हम ललिता बहन के लिए न्याय के लिए लड़ रहे थे और कप्तान साहब हमें थप्पड़ लाठियां भाज रहे थे। आपने ही क्यों इस मामले में आगे आने का फैसला किया? शायद मुझे दर्द ज़्यादा फील होता है, मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता। मैं जिस आंदोलन की शुरुआत करता हूँ उसके अंत तक जाने का प्रयास करता हूँ, चाहे मृत्यु हो जाए। आपके अनुसार ललिता गौतम हत्याकांड की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये शुरुआत है जातिवाद की, ये शुरुआत है भेदभाव की। आज भी हमारे समाज के लोग गांव देहात में रहते हैं तो उन पे लोग इसलिए शोषण कर लेते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये दलित है, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो ये शुरुआत वहां से होती है, छुआछूत से, भेदभाव से। और जब वो होता है, लेकिन आज 1947 का देश बाद का देश है, जहां बाबा साहब का संविधान है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ज्योतिराव फूले, बिरसा मुंडे की विचारधारा काम करती है। तो वही आवाज है जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। तो बहन ललिता को अगर हम देखें सिर्फ कलेक्ट्रेट से ना जोड़ें, वो सिस्टम का फेलियर है। जो 2 महीने इधर से उधर, कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी सीओ, कभी कप्तान, कभी एसपी देहात, कभी दरोगा, कभी चौकी इंचार्ज तक वो परिवार घुटता रहा, परेशान होता रहा, जब तो वहां तक हम पहुंचे। तो ये पूरी कहानी है। और ये सिर्फ बहन ललिता गौतम की बात नहीं है। मेरठ में कई और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। आपने देखा होगा जो अभी सरना में हुआ था, उसकी माँ को मार देगा, अपहरण करके उसके परिवार, उस लड़की को ले गए। वो पूरे देश में ऐसा है। तो ये दर्द है। जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या क्या हुआ और आपके साथ क्या? देखिए, मैं कमजोर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे शब्द जो हैं वो बड़े भारी होने वाले हैं। आज़ादी के बाद, संविधान होने के बाद 75 साल का जन्म महोत्सव हम मना चुके हैं, और एक बहन के साथ दर्दनाक घटना घटती है। परिवार न्याय की मांग करता है, और सामाजिक लोग, पढ़े लिखे लोग डीएम साहब से मिलने का प्रयास करते हैं और नहीं मिलने जाता है। उसके बाद थप्पड़, लात, घूसे, रोड गंदी कर दी सालों ने, ये नेता बन रहा है चमारों का, ये सब कप्तान साहब ने कहे। और जो आप लोगों ने देखा, ये तो मैं बधाई दूंगा मीडिया के लोगों को कि वहां पर फोन चालू थे, कैमरे चालू थे। कप्तान साहब गाड़ी में घुसते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मेरा गला घोटते हैं, तो तुझे नेता बनाएंगे हम चमारों का। यार, मैं चमारों का नेता नहीं था, मैं उनका प्रतिनिधि कर रहा था। मैं तो एक सेवक हूँ। आप मेरी हिस्ट्री देखिएगा, अगर आपको 2 पोस्ट राजनीतिक मिलेंगी चुनाव लड़ने की, तो 2000 पोस्ट आपको मेरे समाज सेवा की मिलेंगी। कहीं 1000 लोगों को, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख, कहीं तो 5 लाख लोग भी आपको मेरे साथ खड़े मिलेंगे, जो कदम से कदम मिला के चलते हैं। और मैं वो बताने का प्रयास करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो एसएसपी ऑफिस में हुआ, शायद अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ होगा। कप्तान साहब ने गाड़ी में मारा, अपशब्द बोले। जब मैं टूट गया कि आज हम सोचते थे कि देश आज़ाद है और हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, बिल्कुल, मैंने कहा मैं एक अधिवक्ता हूं। उन्होंने मजबूर किया मुझे सुसाइड करने के लिए। वो पल भर का खेल था। फिर भी हिम्मत आई मेरे अंदर कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बहन ललिता गौतम को न्याय कौन दिवाएगा, और हजारों लाखों करोड़ों बहनें हैं, उनके कौन लड़ेगा। मगर शायद यहाँ से एक उदय होगा, जो हम अपनी पीड़ितों की, अपने बहनों की, देश की बेटों की आवाज़ बनेंगे। फिर जब मुझे कप्तान ऑफिस बुलाया गया वैन में से उतार करके, तो कप्तान साहब ने कहा तेरे मुंह पे जूता मारेंगे, तुझे फिर वही रिपीट, तुझे चमारों का नेता बनाएंगे, तेरा दिमाग खराब है, कहाँ से है, कहाँ से आया, तू जिला बदर है, तू 302 का मुस्लिम है,
मैंने कहा सर मैं अधिवक्ता हूँ, मैं एक संगठन चलाता हूँ युवा शक्ति दल और समाज संगठन है। उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने कहा जिले में सूचना देकर आया है। मेरे पास मेरा ग्रुप है LIU का, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ उनको जोड़ लेता हूँ। मैंने स्पेशली जो मेरठ के LIU थे, ये बात किसी को पता नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, उनको सूचना दी। मैंने ट्वीट किया अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से, ADGP, DGP, माननीय मुख्यमंत्री, IG मेरठ, मेरठ पुलिस और DM को कि कल मैं बहन ललिता गौतम के न्याय के लिए मैं पहुंच रहा हूं। किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, सिस्टम सोया हुआ था। सुबह उठेंगे 8-9 बजे, कप्तान साहब की सलूट मारेंगे और अपना फिर वही ढीला रवैया रहेगा जो अभी तक चलता आ रहा है। जब यहाँ आंदोलन हुआ तो लोगों को लगा, मैंने कहा जब आप चेक कीजिए, तो सब वो मौन थे और कहते हैं इसका एटीट्यूड देखा, ज़्यादा यहाँ वकालत कर रहा है। फिर जो वहाँ पे कम से कम 15-20 पुलिस वाले होंगे, लाठियाँ, थप्पड़, कोनी, लात, घूंसे मेरे 20 मिनट तक बजाए गए। अच्छा, उसका कोई प्रूफ है आपके पास या फिर कोई मेडिकल देख- रिपोर्ट देखिए जो आप बोल रहे हैं? देखिए मैं जो आपको बताऊं, कप्तान ऑफिस में अगर कैमरा है जो हमने माननीय न्यायालय में मांग की है, उसको आप चेक कराइए, वो सब उसमें दिखाई देगा। अगर इन्होंने वो बदले नहीं होंगे, कैमरे नहीं हटाए होंगे, DVR नहीं हटाया होगा, छेड़छाड़ नहीं किया होगा, वो आपको दिखाई देगा। हमने मांग कर दी है, हम उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाएंगे DVR की कि माननीय न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद जो और बेचारे हमारे आंदोलनकारी थे उनको पीटा गया। मेरा पथरी का दर्द हुआ, मैं सर मुझे पथरी है, मेरा दर्द हो रहा है, तो भी नहीं माने, बजाते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने मजबूरी में, जब इनको लगा ये मर जाएगा, अधमरा में हो गया, तो इन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया। मैंने बताया सर बबरान की गोली हो, इंजेक्शन हो, मेडिकल लाइन वाले जानते हैं, वो इंजेक्शन आता है, उसे लगवा दीजिए। जब वो लगवाया थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। फिर उसके बाद में SP देहात साहब आते हैं कि मैं तुझसे पर्सनल बताऊंगा तुझे। वो मुझे कैमरे से हटा करके, वहाँ थे नहीं थे SP ऑफिस में, वो SP ऑफिस के पीछे एक बालकोनी है, वहाँ लेकर गए 8-10 पुलिस वाले, अपने फ़ोन में वीडियो बनवाई, मुझे निवस्त किया गया, नंगा किया गया। और मैं कह रहा हूँ मैं अधिवक्ता हूँ, मैं सर मैं जो समाज सेवक हूँ, आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लो। तो इसने कहा आज प्रोफाइल सब खत्म कर देंगे हम। उन्होंने नंगा करके मारा मुझे। मैं नंगा मिस, ना मेरे पे अंडरवियर था, ना मेरे ऊपर बलियान था, और वो वीडियो अपने फ़ोन में बनवाई। और अगर तू अब तुझे हम गाजियाबाद नोएडा का नेता बनाएंगे और तू कहीं भी दिखाई दिया जहाँ जहाँ मैं तैनात रहा, तो तेरी वीडियो करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। वही रिपीट, साले जय जय भीम के नारे लगा रहे हो, चमारों के नेता बन रहे हो। मैं सर इसमें नेता बनने वाली बात कोई भी नहीं है, हम तो अपनी बात रखने आए थे। जैसे आप हमें पीट रहे हैं, अगर हमारी 2 बात सुन लेते, आप हमारी बात मानते हैं ना मानते, सुन तो लेते। फिर उसके बाद हमें थाने ले जाया गया और हमारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल भी नाम मात्र था क्योंकि 8-10 पुलिस वाले साथ गए थे। और मेडिकल के बाद 11:30 बजे करीब फिर इंस्पेक्टर, दरोगा, SP देहात साहब, SP साहब को फोन किया गया। फिर कैमरे से हटा करके वहां पे एक साइबर रूम है, शायद वो आपके बाद वहां कैमरा लगवा दें, वहां कैमरा नहीं था। वहां फिर मुझे जो है SP देहात ने मारा। अच्छा, हाँ, मेरे पर्सनल पार्टों में जो है डंडा डाल करके उसको ऐसे ऊपर नीचे किया गया। ये हालात पैदा किए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ, एक आंदोलनकारी, मेरी व्यक्तिगत कोई उनसे चिसबंदी नहीं है। ऐसा व्यवहार क्यों? वो इसलिए कि वो सब अपर कास्ट के लोग थे, मैं एक दलित था, और मैं क्यों आंदोलन कर रहा था। IPS होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम समाज को मार दोगे। अरे IPS एक सिस्टम का एक हिस्सा है, जनता को न्याय दिलाने के लिए। और जब जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? जब एक अधिवक्ता का, एक संगठन के कार्यकर्ता का, युवा संघ का कार्यकर्ता हूं मैं, ये हालात हैं, तो आम जनता जो रिक्शा चला रही है, जो ठेली पटरी लगा रही है, जो खेत में काम कर रही है, जो भट्टे पे काम कर रहा है मजदूर, वो बेचारा किसान का बेटा जो 8 घंटे काम करता है, उसके साथ क्या हालात पैदा होते होंगे। अच्छा, एक तो ये आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस अधिकारियों पर कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर बदतमीजी की, और दूसरा मेरी वीडियो भी बनवा ली, बिल्कुल, उसे वायरल करेगी, ये आप बोल रहे हैं। मैं इसको अपने माननीय न्यायालय में जो मैंने मुकदमा करने के लिए दिया है उसमें डाल चुका हूं। मैं पिछले जब से जेल छुटा हूं, मैं लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात को कह रहा हूं कि आप अभिजीत कुमार का मोबाइल चेक कराइए, आईफोन है, अच्छा, उसमें देखिए उसमें वो सब चीजें आपको मिलेंगी। एक एक शब्द मेरे साथ बीते हुए हैं, टाइम टू टाइम बता दूंगा क्या क्या मेरे साथ घटा है। अच्छा, बात करते हैं अब ललिता जी कि आपको कब लगा कि ये मामला सामान्य नहीं है? देखिए, मर्डर केस एक ऐसा होता है
जहाँ ऑलमोस्ट हमने और भी आंदोलन किए हैं, जहाँ कप्तान और सीओ से बात होती है तो गंभीरता से लेकर उसकी जांच करते हैं और लोग जाते हैं। यहाँ कुछ अलग था, यहाँ सिस्टम में कुछ विशेष लाभ का कुछ घूम रहा था, कुछ करप्शन का कुछ था। जो सौम्या अस्थाना है, जब मैंने यहाँ की टीम से बात करी, मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है। हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, मंडल प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, कि रवि भाई ये मामला जो है सौम्या अस्थाना से जुड़ा हुआ है और कप्तान साहब जो हैं शायद सौम्या अस्थाना पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए परिवार दुखी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो अपराधी थे, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हों, उनके द्वारा जो है पुलिस सिस्टम में कुछ ना कुछ विशेष लाभ दिया गया था, जिससे कि टालम टोली हो रही थी, जिसकी पुष्टि खुद मेरठ के जो डीआईजी साहब हैं उन्होंने की अखबार में। अच्छा, सौम्या अस्थाना जी का नाम किस तरह से? वो उसमें सीओ थी, वो जांच कर रही थी, उसमें एसएसटी एक्ट जो लगा हुआ था, वो गेस्टेड ऑफिसर जांच करता है, वो सीओ ये अस्थाना कर रही थी, सीओ। तो ये चीजें निकल कर आई, उसका तो उसमें जांच भी है ना। वो डीआई साहब ने कहा है कि ये तो एक मर्डर की जांच ऐसे कर रहे थे जैसे चोर करता है किसी चोरी की जांच होती है। जब परिवार की आपसे भी बात हुई होगी तो परिवार क्या चाहता है? परिवार से मेरी, जब मैं जेल से छूटा, जब मेरी बात हुई, उसके बाद मैं अभी 2 दिन पहले मिला हूँ, उनका बेटा मुझे मिला था। वो अभी कह रहा है कि भैया हमें न्याय नहीं मिला है। अच्छा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर न्याय दिला रहूंगा। मैंने क्या दिक्कतें आ रही हैं कि पुलिस घर पे रहती है, कहीं जाने नहीं देती, लोग मिलना आते हैं तो मिलने नहीं देती। और उसके बाद में जो आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसको कप्तान साहब ने सिर्फ शब्दों में रखा, कलम में कहीं नहीं तारा, ना डीएम साहब ने तारा। जो उस परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, वो आर्थिक मदद अभी तक नहीं मिली है। जो पीड़ित, जो आंदोलनकारियों पे मुकदमे वापस होने थे, वो मुकदमे वापस नहीं हुए। वो परिवार कह रहा है, और वो आएगा हमारे साथ, अभी हम आंदोलन शुरुआत करेंगे। कामर चल रही है, सावन का महीना, जल चढ़ने के बाद हम आंदोलन शुरुआत करेंगे, वो परिवार आएगा। और उल्टा जो इसमें आंदोलनकारी थे, उनके मिले हुए दोस्त जो हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस खास करके मुझे जो है ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं आतंकवादी हूँ, मैं कोई विलन हूँ। इस तरह का कप्तान साहब द्वारा मेरे परिवार के लोगों पर, जो प्रतापपुर में थाना लगता है, उन पे मुकदमे लिखवा दिए गए, फर्जी मुकदमे। जो लोग इस आंदोलन में नहीं आए हैं, वो मुझसे जुड़े हैं या फिर सामाजिक रूप से जानते हैं, चाहे वो बहराइच के हों, लखनऊ के हों, उन सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं। और उन्हीं धाराओं में भेजे जा रहे हैं जो माननीय मजिस्ट्रेट ने हटा दी है, धारा 354, 307, जो अब बीएनएस की धारा 109 और 74 हो गई है। ये कप्तान साहब का रवैया है। मुझे नहीं लगता ये आईपीएस संवैधानिक रूप वाले हैं या कोई और है। ये तो मनुस्मृति के आईपीएस हैं। इनके आप देखिए लगभग 11 ट्रांसफर हुए हैं अब तक की नौकरी में, और जहां भी ये गए वहां की जनता इन्हें संतुष्ट नहीं है। अभी इन्हें सीखने की जरूरत है। अच्छा, अभी वो आपने पहले बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। डीएम कार्यालय पर उस दिन क्या क्या हुआ था और किस तरीके से, थोड़ा सा देखिए, उस दिन डीएम कार्यालय पे मैंने आपको बताया महोदय, हम लोग धरना दे रहे थे। एसपी देहात और ट्रैफिक एसपी और एडीएम सिटी बार बार कह रहे थे आप हमें ज्ञापन दीजिए। हमने कहा कि परिवार आपसे असंतुष्ट है, वो ज्ञापन 2 बार दे चुका है, वो ज्ञापन देना नहीं चाहता। अगर आपको संतुष्ट करना तो परिवार संतुष्ट कीजिए। ये पूरी जो संख्या है, भीड़ बल है, ये सब आपके साथ ज्ञापन दे देगा और आप घर चला जाएगा। जब परिवार ही नहीं मानेगा तो फिर कैसे। तो हम गर्मी में थे, ना वहाँ पानी की व्यवस्था थी, ना कोई एम्बुलेंस। शायद एक बाद में आई थी, जब एक महिला की जो है तबीयत बिगड़ गई थी, उसको शायद एम्बुलेंस को ले जाया नहीं गया। अच्छा। उसके बाद में जब लाठियां वहां पर चार्ज हुई तो लेडीजों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। जो एक लेडीज थी, शायद उनके परिवार से ही है, जो बहन ललिता गौतम है, मृतक है, उनके परिवार से, उनके जो है छाती पे जो है कुछ लाठियां कुछ लगी थी, जिसको एक आंदोलनकारी रिकॉर्ड कर रहा था। वो फोन छीन ले गए, वो सब डिलीट करा दिए गई। और फिर आपने देखा गाली गलौज, कप्तान साहब ने उधर से आ रहे हैं थप्पड़ मारते हुए। अरे आप आते हमसे बात कर, आप थप्पड़ मारने तो आ रहे हैं, आप लात घूसा मारने आ रहे हैं, आप गाली देने आ रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए ये नहीं करते बताओ आपकी समस्या क्या है, लाओ मैं मार करके देता हूँ और आप बताओ जांच किससे कराओगे। मैं दूसरा अधिकारी लगाता हूँ, क्षेत्रीय अधिकारी नहीं, दलित है साहब। आपके अनुसार तनाव कैसे पैदा हुआ? पुलिस ने तनाव पैदा किया। कैसे? पुलिस ने मात्र 2 मिनट की वार्निंग दी, उसके बाद हम लोग चर्चा ही कर रहे थे परिवार से कि हमें ज्ञापन दिया जाए। इतने तो कप्तान साहब पीछे से आते हैं, ना कोई माइक जो है सूचना है, ना कोई मैसेज कन्वे किया गया भाई आप हटो यहाँ से।
सीधा पीछे से आते हैं, थप्पड़ मारना चालू करते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है। और जो आगे पुलिस, पीछे पुलिस, दाएं पुलिस, बाएं पुलिस, कलेक्ट्रेट गेट बंद है। और जब वहां पर उन्होंने लाठी चार्ज कर दी तो पब्लिक क्या करती? पब्लिक भाग गई। एक भी वीडियो आप मुझे उसमें ऐसे दिखा दीजिए जो जो आंदोलनकारी पथराव कर रहे हों, या उनके पास डंडे हों, या झंडे में डंडा हो। सिर्फ पेपर के कटआउट थे, इसमें लिखा था बहन तक न्याय दो, उनके जो अपराधी उनको फांसी दो। और उसके बाद तो फिर लाठीचार्ज दोनों तरफ से हुई। फिर कप्तान साहब अपना सिंघम स्टाइल में आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता संविधान है, और गाली, सालों ने रोड गंदी कर दी। ये कौन सा तरीका है यार? सालों ने रोड गंदी कर दी, ये आपकी लैंग्वेज है? ये आपने पढ़ा है पीएस में? मुझे तो उनसे भी मतलब, जो इनका जब इन्होंने 2015 बैच का इंटरव्यू दिया होगा, जब आईपीएस बने थे, इंटरव्यू में क्या पूछा गया होगा इनसे? उसके बाद गाड़ी में घुसते हैं, खोलो साले को, उसको माता चौथ को नेता बनाते हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए। गाड़ी में घुसना, थप्पड़ थप्पड़ बजाया जाना मेरे में, मैं कहता रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरा गला घोट लेना। अच्छा, उसकी वीडियो भी वायरल है, आपको मारा पीटा जा रहा है, उसकी भी वीडियो वायरल है। क्या इसमें कोई आपकी तरफ से तहरीर या फिर मुकदमा या फिर देखिए, चीजें हुई जो गवाह भी हो आपकी तरफ से? देखिए गवाह तो पूरी वहाँ सगले मीडिया बंधु हैं, समाज हैं। और जो हमने मुकदमा फाइल किया है माननीय हाई कोर्ट में और माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो हमने किया है, उसमें हमने तहरीर दी गई है। वो 13 तारीख की, हमारी 13 अगस्त की लगी हुई है डेट। उसमें जो है हम साक्ष्य पेश करेंगे, रिपोर्ट मांगी गई है। उनके वकील ने कहा है कि साहब 11 का ज़िला, हमें 12 तक का समय दिया है। दोनों माननीय जज साहब ने 13 तारीख का समय दे दिया है उनको। वो अपने वो रखेंगे साक्ष्य, हम अपने रखेंगे, हम एविडेंस देंगे अपने। और जो रही बात उसकी, जो विटनेस है, वो तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पिटे हैं, पीड़ित लोग। मैं स्वयं एक विटनेस हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, लोग वीडियो में देख रहे हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि इसे राजनीतिक मोड़ दिया गया, उसको किस तरीके से? देखिए, जहां वो लोग जहां हम आंदोलन कर रहे थे, वहां कोई राजनीतिक लोग नहीं थे। और रही बात उसकी, जब पीड़ित की आवाज उठाना है, तो उसने समाज से गुहार करी है, परिवार ने। तो जो लोग आए उन्हें आना चाहिए, चाहे वो राजनीति करते हो, समाज सेवा करते हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसमें कौन सी आपत्ति है? भाई पीड़ित की आवाज उठा रहे हैं ना। और पीड़ित ये कह रहा है, सभी आंदोलनकारी, कि एक बंदा इसमें गिरफ्तार होना चाहिए जो अभी छुटा हुआ है। और एसपी देहात इस बात को कह रहे थे कि आप हमें साक्ष्य दीजिए। और हमें पता होता हमारी बहन का उस टाइम, उस समय रेप बलात्कार हो रहा है, तो या तो वो अपराधी रहता या हम रहते। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, या तो जिंदा वो आता या हम आते। अगर मेरी बहन का बलात्कार मेरे सामने हो रहा हो, उसे मारा जा रहा हो, तो भाई का क्या फर्ज होगा? मैं वही करता जो एक भाई का फर्ज होता है। और आप मुझसे साक्ष्य मांग रहे हो मेरी बहन के, तो पुलिस क्या काम करेगी फिर? पुलिस दफ्तर में बैठ के, इसी के बंगलों में बैठ के बस खाली साइन करेगी, ऑर्डर पारित करेगी? ये थे बोल एसपी देहात के। और फिर एसपी देहात ये कह रहे हैं कि जो है, अगर मैं उसकी जो है रिकॉर्डिंग चेक करा दूं, सीडीआर दिखा दूं, तो बहुत चीज निकलेंगी। यानी कि मेंटली दबाव परिवार पे। ये हालात थे, वो बहुत भयानक मंजर था। जनरल डायर थे कप्तान और एसपी देहात, सेम वही जलियांवाला बाग की कहानी दोहराई गई। और वही दिख रहा था, लोग तितर बितर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। जैसे उस समय कोई कुएं में गिरा, तो यहाँ भी कोई फुटपाथ कूद रहा था, कोई नाली में गिर गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया। मैं रिपोर्ट दिखा दूंगा, वो किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का क्या हुआ, किसी का सिर फूटा, किसी के, कुछ लोग तो डर के मारे आए भी नहीं है, अच्छा, जिनमें लाठियां सिर में लगी हैं, जिनके जो है गंभीर इंजरी है, जिनके टांके लगे हुए हैं। क्योंकि जिले में मौजूदा कप्तान है, कौन लड़ेगा? या तो पागल हो, या कोई जो है दीवाना हो। और वो रवि गौतम है, पागल है समाज सेवा के लिए, देश के लिए, दीवाना है अपने मान सम्मान, अपने देश के लिए। अच्छा, जो ये आपके साथ घटनाएं घटी, क्या आपने कोशिश की कि कोई जांच एजेंसी इसकी जांच करे एक अच्छे लेवल पर? हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में एप्लीकेशन दी है, एससी आयोग में दी है। हमें वेट है, वो हमें कब बुला रहे हैं, हम दोबारा देंगे। मैंने फिर बता रहा हूँ, हमने हाई कोर्ट भी दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दी गई है, ठीक है। और कप्तान से ऊपर यहाँ 2 अधिकारी हैं, एडीजी साहब को भी दी गई है, डीआई साहब को भी दी गई है। सीबीआई जांच की मांग करी है हम लोगों ने, डीजीपी साहब को भी हमने जो है चिट्ठी लिख कर दी है। और इससे ज्यादा क्या होता है? अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि दी भी हुई है, लेकिन अगर वो आपके अपोजिट निकलते हैं तो फिर क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? अगर जांच एजेंसी है
जांच करती है और वो आपके अपोजिट निकले, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, अगर स्वीकार करने वाली बात है तो जांच पे मुझे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे मुझे भरोसा है, लेकिन साक्ष्य तो हों। हमारे पास एक नहीं 1 लाख साक्ष्य हैं। कहाँ तक आप काटोगे? हाँ, अगर सिस्टम में बैठे हुए लोग भी अविनाश पांडे जैसे हुए, हम्म, तो वो बचाने के लिए अविनाश पांडे को, एक आईपीएस को, जो संघ से जुड़ा हुआ हो, उनका जिनका परिवार जो लखीमपुर खीरी में अपनी दादागिरी करते हों, जो 11 पोस्टिंग में 11 जगह जो है वो रहे हों, जनता के प्रति जो है ईमानदार साबित ना हुए हों, और फिर भी इन्हें लगातार पोस्टिंग दी जा रही हो, तो फिर ऐसे सिस्टम से, ऐसे लोगों से क्या न्याय की उम्मीद? लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिस्टम में वो लोग हैं जो राजगुरु भगत सिंह, बाबा साहब, लले यादव प्यारियार को मानते हैं। आज वो लोग हैं जो जब वो संविधान की शपथ लेते हैं, उनसे उम्मीद है। अच्छा, थोड़ा सा व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। जब ये घटनाएं हुई, आपके परिवार को किन परेशानियों का सामना करना? देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ। जिस समय लोग क्रिकेट खेलते थे या स्पोर्ट खेलते थे, उस समय मैं मजदूरी करके पढ़ाई करता था। मैं अपने परिवार में अकेला हूँ, मेरी बहनें हैं, और संघर्ष करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने मजदूरी करके पढ़ाई करी है। मैं आपके मेरठ से पढ़ा हूँ, आरसीए कॉलेज से। मैंने सीसीएस से ही एलएलबी और एलएलएम की है। 8 घंटे काम करना, फिर पढ़ाई करना। तो हर एक परिवार का एक ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके घर का सहारा बने। तो जितना हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे घर वाले आज भी छोटे से किसान हैं। कप्तान साहब ने बड़ी मेहनत करी मेरी संपत्ति की जांच कराने के लिए। मेरे घर गए, वहाँ पे झोपड़ियाँ मिली। नोएडा आवास गए, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। मैं आराम से रेंट पे, किराए पे रहता हूँ। जो मैंने कमाया है वो आपने 8 तारीख के 4:30 बजे के बाद देख लिया। मैंने लोग कमाए हैं, मैंने समाज कमाया है, मैंने देश की सेवा की है। तो जब भी आज ये पूरा समाज देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। क्या आपको कभी डर लगा? हाँ, डर जब लगता है जब न्याय की उम्मीद ना हो। जैसे आपने पहले पूछा, मेरे घर पुलिस भेज दी गई। वहाँ उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तुम्हारे पास ज़मीन कितनी है, आपके फ्लैट कितने हैं। लगता है कि नोएडा में रवि गौतम रहता है तो बहुत कुछ होगा। गली मोहल्ले में कहना, कोई इनका कोई पुराना विवाद ढूंढो, कोई ऐसी एप्लीकेशन पकड़ो जिससे रवि गौतम को दबाया जा सके। ये सब चीज़ें एक जिले में नहीं हुई हैं। दरअसल इत्तेफाकन क्या है कि तीनों जिले मेरे गृह जनपद हैं। मेरठ मेरी जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध नगर मेरी कर्म भूमि है, गाजियाबाद में राजनीतिक भूमि है। मैं चुनाव लड़ा हूँ वहाँ से, एमएलए का उपचुनाव 2024 में जो हुआ था। तो कप्तान साहब बड़े विचलित हैं। सब जगह संपत्ति की जांच करा ली, पर्सनल कोई मुकदमे हों, ये हों। बस थोड़ा सा लगता है कि जब हम एक बहन की न्याय की उम्मीद के लिए लड़ रहे हैं और मेरी बहन घर पे अकेली हो, और कोई पुलिस वाले कहें, या मैं हो सकता हूँ कि वो बदमाश हो सकते हैं, क्योंकि कप्तान साहब हैं, 10 उनके पास सिस्टम है मरवाने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी हत्या हो सकती है। और मेरी हत्या के पीछे अभिजीत एसपी देहात और एसपी अविनाश पांडे जी निकलेंगे। वो वहाँ पर जाते हैं, सिविल में लोग हैं, सबके पिस्टल लगी हुई है। मेरे चाहे मेरा नोएडा का आवास हो, चाहे वो गाजियाबाद का हो, चाहे मेरठ का हो, और वो पूछते रवि गौतम है। उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है बदमाशों जैसी, गेट खोलो गेट खोलो। अच्छा, रवि गौतम है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? सब फोन बंद पड़ा है। क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको लगा नहीं कि पीछे हट जाना चाहिए? मैंने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को पढ़ा है, और मुझे नहीं लगता इन तीनों सोल्जरों में कोई 30 साल तक जी पाया हो। कोई 22 साल में, कोई 24 साल में, कोई 26 साल में। जितना मुझे जीना था मैं जी लिया, और मेरी मृत्यु तो 8 तारीख को हो गई थी। अब मेरा पुनः दूसरा जन्म हुआ है, और इस समाज के लिए हुआ है। अब कोई इच्छा नहीं है पर्सनल लाइफ की, कोई इच्छा नहीं है। मैंने अपनी माँ से कह दिया, मैंने अपनी बहनों से कह दिया कि जिंदा रहा तो देखते रहना, मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरी ललिता बहन ना बन सके। क्योंकि मेरे घर में बहन है। जिस दिन मैं आया था, मेरी छोटी बहन है ज्योति गौतम, मैं जिम करके आया तो उसने कहा कि भैया एक मेरठ की ललिता गौतम है और भैया उसके साथ गलत हो रहा है, जाना चाहिए। मैं चल मैं आज जा ही रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ें महसूस की कि मेरी बहन के चेहरे पे, कि जब हम अपनी बहन बेटे को बाहर भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो जो डर होता है कि शाम को घर आएगी या नहीं आएगी, तो उस चीज़ को मैं निकला। क्योंकि मेरी बहन भी जो है बाहर जाती है, पढ़ाई करती है, तो वो पीड़ा थी मेरे अंदर। और ये मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि चीज़ें हैं। तो मैंने कहा चिंता मत कर, हम जा रहे हैं, हम न्याय दिवाएंगे।
उस सिस्टम पे भरोसा था। हमें क्या पता सिस्टम जो है अपराधी को बचाने के लिए इस तरीके से मारपीट करेगा आंदोलनकारियों पे, निहत्थे लोगों पे जो उम्मीद लेकर आए एक आईपीएस से। यहां तो सिर्फ उल्टा ही हुआ। लेकिन आज मेरी बहन ये कहती है कि भाई तू जा लड़, हम परिवार देखेंगे और तू समाज को देख। तो मेरा हौसला बढ़ा हुआ है, समाज मेरे साथ है, क्योंकि जो हुआ है वो रवि गौतम के साथ नहीं हुआ। रवि गौतम को तो समाज ने बनाया है, 15 साल तपाया समाज ने। ऐसे थप्पड़ लाठियां डंडे घूंसे कितने बजा लीजिए कप्तान साहब, और आप जैसे और 100 कप्तान लग जाएं तो भी रवि गौतम नहीं झुका सकते। रवि गौतम की हार मृत्यु है, मृत्यु रवि गौतम को हरा सकती है, ना झुका सकती ना खरीद सकती। अभी बहुत सारे कप्तान साहब ने जो है नोएडा के गाजियाबाद के तमाम जो हमारे परिचित होते हैं या पुलिस वाले लोग हैं जो इधर उधर ट्रांसफर होते हैं कि उसको मैनेज करो, समझाओ, देखो, वो मुकदमा फाइल ना करे, वो आंदोलन की शुरुआत ना करे। आंदोलन शुरुआत तो हो चुकी है, 11 तारीख के बाद कमिश्नरी पार्क में परमिशन लेकर के महाआंदोलन करेंगे। यहाँ नहीं होगा तो फिर वो जंतर मंतर होगा। ऐसा कोई नोट नहीं बना दुनिया में जो रवि गौतम के ईमान खरीद सके। एक कमरा है, रवि गौतम उसमें रहता है, 2 रोटी खाता है और वो चल देता है समाज के लिए। अपना गुरु किसे मानते हैं, या फिर राजनीतिक गुरु या फिर समाज में जो चीजें चल रही है? देखिए, बाबा साहब जब अकेले थे तो उन्होंने हमें कलम से लड़ना सिखाया। जो गाड़ी में मेरे साथ हो रहा था, अगर मैं चाहता तो मैं शायद कुछ इतना सक्षम हूँ कप्तान साहब को वहीं जवाब दे देता, लेकिन मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, वो मेरे रियल हीरो हैं। हम तलवार से 1000 1 लाख सर काट सकते हैं, लेकिन कलम से हम पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, जो बाबा साहब ने किया। तो मेरे रियल हीरो बाबा साहब हैं। लेकिन जो मुझे हौसला मिलता है संघर्ष का, वो मुझे राजगुरु भगत सिंह सुखदेव से मिलता है। राजनीति में मुझे राजनीति नहीं आती। एक प्रक्रिया हो सकती है एमपी एमएलए बनना, अगर समाज कभी कहेगा साथ लगेगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे समाज में काम करने में ज़्यादा आनंद आता है। चलिए, अब थोड़ा सा झटपट सवाल के जवाब जान लेते हैं। एक ही शब्द में आप जवाब देना, न्याय पर क्या कहेंगे आप? न्याय समाज पे एक भरोसा है। एक शब्द पुलिस के नाम। अगर पुलिस अपना कर्तव्य जाने तो कोई जनरल डायर ना बने। और सिस्टम? आज के समय में लाचार सिस्टम। डर या हौसला? हौसला। आंदोलन या अदालत? दोनों। आंदोलन से ही निकलती है अदालत, अदालत के बाद। आज हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट रवि गौतम। क्योंकि काफ़ी बातचीत हुई समाज को लेकर, ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर, और जो उनके साथ घटनाएं हुई उनको लेकर। नमस्कार।